तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। महायुद्ध की आशंका भी जताई जा रही है। यह आशंका इसलिए क्योंकि ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च कर इजरायल ने ईरान पर सबसे बड़ा हमला किया। ईरान के 4 एटमी सेंटर और 2 सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। हमले में ईरान के आर्मी चीफ समेत कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा गया है। इजरायल के भीषण हमले के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई भड़के हुए हैं। खून का बदला लेने से वो पीछे नहीं हट रहे, खून का बदला लेने की धमकी दे रहे हैं। वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमले की वजह भी बता दी है और बताया है कि हमला क्यों हुआ। नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा था, जो इजरायल की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा था। यही वजह है कि उन्होंने ईरान के एटमी सेंटर को टारगेट किया। वहीं अमेरिका ने भी कह दिया है कि ईरान को परमाणु हथियार हम नहीं बनाने देंगे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इजरायल और ईरान के बीच में छिड़ी जंग में अब अमेरिका भी कूदेगा? क्या मिडिल ईस्ट में महाविनाश होगा? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात। कई खास मेहमान भी साथ में जुड़ेंगे, लेकिन ताजा हालात को बयां करने वाली ये रिपोर्ट पहले देख लीजिए।
इजरायल के फाइटर जेट ने एक के बाद एक कई बम गिराए हैं। इजरायल के हमले में ईरान के सैन्य ठिकाने तबाह हो गए हैं, इसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ईरान के सैन्य ठिकाने से जो धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, जो आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, इजरायल बड़ी तबाही बनकर ईरान पर बरसा है। इधर ईरान की भी अपनी तैयारी है, उसने भी इजरायल पर जो हमले की तैयारी की है या फिर जो हमला किया है, ऐसा लग रहा है कि युद्ध और ज्यादा भीषण होगा। और फिर सवाल भी कि क्या इस भीषण युद्ध के बीच में अमेरिका की भी एंट्री होगी। अमेरिका जो कि ये साफ कर चुका है कि वो इजरायल के साथ में खड़ा हुआ है हर सिचुएशन में। और अब जब इजरायल और ईरान के बीच में ये टक्कर और ज्यादा भीषण हो गई है, तब देखना होगा आगे होता क्या है। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ इजरायल ने अभी तक का सबसे भीषण हमला ईरान पर किया है। अलग अलग तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं और अभी ताज़ा हालात पर बात करने के लिए मेरे साथ में खास मेहमान जुड़े हैं। मेरे साथ में भास्वती मुखर्जी जी जुड़े हुए हैं, जो कि पूर्व राजनयिक के तौर पर मेरे साथ हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एसवीपी सिंह जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आलोक मेहता सर हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर आईटीवी ग्रुप। और डॉक्टर एरॉन अब्राहम मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, सीधा इजरायल से लाइव। आप सभी का इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। सबसे पहले भास्वती जी, मैं आपका रुख करूंगी। जो सिचुएशन अभी, क्योंकि इससे पहले हम देख रहे हैं गाजा पर कहर बनकर इजरायल टूट गया, उधर रूस यूक्रेन का युद्ध है जो थमने का नाम नहीं ले रहा, और अब जिस तरीके से इजरायल ने ईरान पर ये बड़ा हमला बोला है, हमला इससे पहले भी हुआ है, अटैक काउंटर अटैक दोनों तरफ से, लेकिन अभी ये जो ताजा हालात हैं, क्या लग रहा है और ज्यादा भीषण होगा? क्योंकि निशाने पर थे परमाणु ठिकाने। मैं तो सोचती हूँ कि ये जो ऑपरेशन राइजिंग लायन है, ये कुछ और तरीके से इजरायल ने ईरान पर हमला किया। क्योंकि जो मुझे बताया गया था पिछले बार जो आप कह रहे थे, उसमें दोनों साइड के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग, इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग कि हम इस लेवल तक जाएंगे और आप इस लेवल तक आओगे, एटसेट्रा, और फिर सब चीज ठंडे हो गए। इस बार जो इजरायल ने हमला किया, जिस तरीके से किया, बहुत एफिशिएंटली, और सारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज ईरान के जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज किया गया। वो क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट किया कि इजरायल के जो मिलिट्री है, एयरफोर्स है, जो प्लानिंग है, वो मतलब ईरान उसको सामना नहीं कर सकता है। अब ईरान जो है वो ऐसे मुल्क है जहाँ उनके जो न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर हथियार है, वो बाकी उनके जो गल्फ कंट्रीज है वो भी नहीं चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर बने। तो वो अब बहुत बहुत बड़ी समस्या में है, क्योंकि एक साइड पे वो इजरायल को सपोर्ट नहीं कर सकते ओपनली कि आपने बहुत अच्छा किया जाके ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय किया, पर इजरायल अगर न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय किया तो जो रीजन सेफर है, वो 100% सऊदी अरेबिया के लिए सेफर है, कुवैत के लिए सेफर है, एटसेट्रा। क्योंकि उस रीजन में एक क्लियर डिवीजन है कि ईरान एंड टर्की एक साइड पे है और बाकी दूसरे साइड पे है। पर अब बात ये है रचना जी कि अब ईरान क्या करेंगे। ईरान एक देश है जहां पर वो लोग मार्टरडम जो है उसको एम्ब्रेस करते हैं। तो ऐसा एक हमला हो तो उनको तो कुछ तो करके दिखाना है। अब करके दिखाने के लिए वो नेबरिंग कंट्री, पड़ोसन देश तो है नहीं, उनको पूरा क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये तो उनको प्लानिंग करके ही करेंगे। तो जो लोग कह रहे थे कल आज सुबह से कि मतलब वो बदला लेंगे, 2-3 घंटे में लेंगे, 4-5 घंटे में करेंगे, हो सकता है वो सही कह रहे हैं, पर मैं सोचती हूँ कि वो सोच समझ के 2-3 दिन बाद में करेंगे। और भिन्न किस्म के रिवेंज ले सकते हैं, जैसे कि एयरलाइनर को हाईजैक कर सकते हैं, टेररिस्ट अटैक कर सकते हैं, कोई मेजर वेस्टर्न देश में कुछ करके दिखा सकते हैं, सिविलियन एयरलाइनर को शूट डाउन कर सकते हैं। और अगर आप देखते हो कि एयर इंडिया के जो एडवाइजरी है आज सुबह, उसमें आप देख सकते हो कि वो ये वाले एयर स्पेस को बिल्कुल ही सब मेजर एयरलाइंस अवॉइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक सिविलियन एयरलाइन को शूट डाउन करना आसान है, इजरायल पे हमला करना मुश्किल है।
पर अगर मानो कि वो कोई वेस्टर्न एयरलाइनर को शूट डाउन करे, तो वो तो मतलब बहुत बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि उसमें फिर वेस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएंगे। आप पूछ रहे थे कि यूनाइटेड स्टेट्स इसमें आएंगे कि नहीं, तो ट्रम्प ने तो कोशिश किया कहने के लिए कि मेरे हाथ साफ है, जब सबको मालूम है कि उनके हाथ साफ हो ही नहीं सकता है। उन्होंने जरूर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, बैकग्राउंड, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन वगैरह दिए होंगे, पर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ये तो सही है, हाथ साफ है। पर अगर वो लोग कोई टेररिस्ट अटैक करे, मानो कि जैसे मैं कह रही हूँ भगवान जाने हो, तो फिर वेस्ट पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स को तो आना ही पड़ेगा, तब तो मेजर वॉर होगा। बिल्कुल मेजर वॉर होगा, युद्ध और ज्यादा भीषण हो जाएगा, यानी कि महाजंग जैसे हालात यहाँ भी नजर आ रहे हैं। और इतना कंफर्म आपकी बातों से लग रहा है कि यहाँ हमला जरूर किया जाएगा, बदला जरूर लिया जाएगा। इस बीच एक अपडेट भी है, ईरान के तबरीज एयरपोर्ट पर बड़ा हमला हुआ है। इजरायल की तरफ से ये बड़ा हमला ईरान के एयरपोर्ट को टारगेट करते हुए किया गया है। हमले के बाद एयरपोर्ट से धुआं उठता हुआ दिखा है। ये जो तमाम तस्वीरें ईरान से सामने आ रही हैं, वो बता रही हैं कि इजरायल ने ऐसा नहीं कि सिर्फ धमकाने के लिए या चेतावनी के लिए हमले किए हैं, बल्कि बड़ी तबाही के इरादे से ये बहुत भयंकर हमला इजरायल की ओर से किया गया है। हालांकि इजरायल बार बार चेतावनी दे रहा था, लेकिन ईरान समझा नहीं। यहाँ परमाणु परीक्षण की बात भी कर रहा था, और जब हिदायतों से नहीं माना, जब सलाह पर नहीं माना या फिर चेतावनी पर नहीं माना, तो फिर इजरायल ने कर दिया ये भीषण हमला। क्योंकि इजरायल ये जानता था कि ईरान बड़ा खतरा आने वाले टाइम में बन सकता है अगर यहाँ परमाणु हथियार बनाने में सफल होता है। तो ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये एयरपोर्ट को निशाना बनाने के बाद की हैं, यानी कि इजरायल ने ईरान के एयरपोर्ट पर किया भीषण हमला। और धुआं जिस तरीके से निकल रहा है, अंदाजा लगा सकते हैं कि एयरपोर्ट पर भारी तबाही यहाँ पर देखी गई होगी। मेरे साथ में डॉक्टर एरॉन अब्राहम भी जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख कर लेती हूँ क्योंकि आप इजरायल से सीधा जुड़े हुए हैं। इजरायल जो कि ईरान को लगातार धमकाता रहा, ईरान पर अब हमला बोल दिया गया है, ईरान भी खामोश नहीं बैठ रहा है। लग क्या रहा है अब जो अगला युद्ध, जो महायुद्ध में तब्दील होगा, वो ईरान और इजरायल के बीच होगा? शलोम, नमस्ते, जय भारत, जय इजराइल सबके लिए, जितने भी पैनलिस्ट हैं और हमारे व्यूवर्स हैं, आपके व्यूवर्स हैं। देखिएगा, ये जो अपने इजराइल का जो ये प्लान था, आज उन्होंने कर दिया हम लोगों ने। और हम लोग ये सोच रहे हैं, भारतीय मतलब जितने भी सिटीजन्स हैं इजराइल के, ये पहले हो जाना था। अगर ये पहले होता तो ना तो 7 अक्टूबर होता, कुछ नहीं होता। लेकिन चलो ठीक है, देर आए सवेरा, जो भी हुआ एक तरह से हम लोग बस हमारी तरफ से ये आपको थोड़ा सा अपडेट कर दें। 200 ड्रोन्स का अटैक हुआ आज सुबह, करीब इजरायली टाइम 10 बज रहा होगा, 9:30-10 बज रहा होगा। उसका हम लोगों के लिए थोड़ा सा वो आया, सायरन हुआ, लेकिन कुछ नहीं हो। वो सब 200 ड्रोन जितना उनका अटैक हुआ, वो सब के सब न्यूट्रलाइज हो गए। और हम लोग पूरी तरह से हम, आई विल रिपीट, पूरी तरह से बहुत सेफ हैं इजराइल में। हमें कोई नहीं, हम सुबह हमारी ड्यूटी करने के लिए भी गए, एक शॉर्ट थोड़ी सी ड्यूटी करी हमने मेडिकल की, इमरजेंसी की, और हम लौट के आ गए। रास्ते में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना कोई सायरन। हमारी सारी दुकानें खुली हुई हैं, हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं। अभी आज हमारा शबा शुरू होगा, कल शाम तक हम उसको एंजॉय करेंगे। तो भारतीय लोग और हमारे लोग जो हम डॉक्टर भारतीय अब्राहम, एक इजरायली बात हैं। बताइए, आपने कहा कि सायरन बजे, आपने कहा कि न्यूट्रलाइज कर दिया गया। अभी शो से पहले भी मैं पूछ रही थी ईरान की क्या तैयारी है, तो बताया गया 100-200 ड्रोन से तो अटैक पहले कर दिया है ईरान ने। फिर मैंने पूछ भी लिया न्यूज रूम में कि भाई इजराइल का तो एयर डिफेंस सिस्टम बड़ा मजबूत है, फिर तो वो सभी ड्रोन को आसमान में ही खत्म कर देगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम लोग निश्चिंत हैं, हम तो शॉपिंग पर जाएंगे। बतौर डॉक्टर, क्या आपको कोई एडवाइजरी जारी की गई है? क्या ये बताया गया है कि मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशन हो सकती है और डॉक्टर्स को कैसे तैयार रहना है? साथ ही दूसरी बात, आपने कहा कि हमें कोई खतरा नहीं है। अगर दो देशों के बीच में कभी भी युद्ध की स्थिति होती है, तो इस युद्ध की स्थिति में क्या बिल्कुल से निश्चिंत हो सकते हैं क्या, भले ही कितना मजबूत हो अपना सिस्टम? देखिएगा, आपको हम इसकी पूरी एक थोड़ी सी छोटी सी जानकारी देना चाहते हैं। ये अटैक जो शुरू हुआ था रात में इजरायली टाइम 3:20 से शुरू हुआ। उसके पहले ही हम लोगों को वो आया, उसका एक मैसेज आया सारे मोबाइल फोन्स के ऊपर। हम तो सो रहे थे गहरी नींद, हमारी बच्ची ने हमें जगाया, वो बोले पापा इजराइल हैज अटैक्ड ईरान, बी केयरफुल। तो एक तो ये अलर्ट होता है हम लोगों का। इसके बाद सुबह अलर्ट
आप कहीं ज़्यादा उसमें मत रहिएगा, दूर अपने शेल्टर जो जो बॉम्ब शेल्टर्स जो रहते हैं ना, सेफ जगह जो रहती हैं, उससे दूर मत रहिएगा। एक ये सुबह 7 बजे जब हम अपनी ड्यूटी के लिए घर से निकले, एक वो अलर्ट आया। इसके बाद 2-3 घंटे कुछ नहीं हुआ। और वो 10 बजे वाला भी सायरन जो था वो इतना स्ट्रांग नहीं था। हमारी बच्ची ने फ़ोन किया कि पापा देखो ये इनका ड्रोन का अटैक हो गया है, बी केयरफुल। एंड आई वाज ड्राइविंग दैट टाइम। तो ड्राइविंग में भी कोई नहीं, और हम सेफली घर पे पहुंच गए और शॉपिंग भी की हमने। और आज अभी हम घर पे ही हैं, घर पे आ गए, और पूरे जो कॉल्स हैं, इमरजेंसी के कॉल्स हम घर से कर रहे हैं। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि हम लोग इजरायली सिटीजन्स और इसराइल के लोग किसी तरह से परेशान हैं या डरे हुए हैं, या कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर वेरी सेफ, क्योंकि ये जो अलर्ट सिस्टम जो इसराइल का है वो इतना अच्छा है कि जो भी अगर हो रहा है, जैसे 1 घंटे पहले से ये शुरू हो जाता है कि भाई आप इस जगह रहिए, ऐसी जगह रहिए जहां आप बॉम्ब शेल्टर में कम से कम 10-15-20 सेकंड में पहुंच जाएं। तो ये है हमारा सिस्टम, और वी आर वेरी वेरी सेफ। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोई खतरा सच नहीं है और जो इंतजाम जरूरी होने चाहिए वो हो रहे हैं, सायरन भी बज रहे हैं और नोटिफिकेशन भी जारी हो रहे हैं। आप रहिए, इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमले का वीडियो भी जारी किया है, यानी कि आईडीएफ ने जिस तरीके से ईरान पर हमला किया उसका वीडियो जारी किया है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का वीडियो है ये। इजरायल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इजरायल ने ईरान पर ये हमला बोला, और हमला बोलने के बाद इजरायल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया, तबाह कर दिया। ये कुछ तस्वीरें और ये दावे के साथ, ये सबूत के साथ में वीडियो जारी किया गया है आईडीएफ की तरफ से। आईडीएफ जो एक तरफ तो गाजा में हमास के खात्मे के लिए हर दिन ऑपरेशन चलाती है और वहां एक के बाद एक अटैक होते हैं, अब ईरान पर भी हमलों की खबर है। जिस तरीके से ये हमलों की खबर सामने आई है, मेजर जनरल सिंह, ये जो अभी की तस्वीरें हम देख रहे हैं, बर्बादी या फिर तबाही, ये दोनों तरफ हो सकती है। ईरान में तो भयंकर तबाही की तस्वीरें हैं, अब इजरायल दावा ये भी कर रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम उनका हमने खत्म कर दिया, यानी कि जो नुकसान अभी देख रहे हैं ये आने वाले टाइम में और होगा। और अगर इजरायल ईरान की तरफ से आने वाले हमलों को रास्ते में ही रोक रहा है, तो क्या ये 100% तक रोक सकता है? बिल्कुल, मोर देन 100%। एक और हम बता, हमारी जो एक और स्ट्रेटजी जो इजराइल की जो रहती है ना, प्रीएम्प्टिव, जो पहले वाली, जो जिस तरह से हमारे तोरा में और हमारे रिलीजन में माना जाता है कि आप अपने दुश्मन पर नजर रखिए, इसके पहले कि वो आपको स्ट्राइक करे, आप उसको राइज एंड किल, राइज एंड अटैक हिम, समथिंग लाइक दिस। तो आप इसके एक और हम छोटा सा उदाहरण देते हैं 1967 का। जितनी भी इजराइल के आसपास की जितनी भी कंट्रीज थी, पूरी की पूरी कंट्रीज की एयरफोर्स जो है ना 45 मिनट्स में पूरी तरह से इजराइल के प्लेन्स गए और खत्म कर दिए। इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, इराक, जो भी कहिए आप। और वो 1967 वॉर के 7 दिन या 6 दिन के जो 6 डेज वॉर उस नाम से वो जाना भी जाता है, वो जीत का कारण सिर्फ यही था। यानी आप कह रहे हैं कि तैयारी पूरी है इजराइल की। मेजर जनरल सिंह, आप क्या कहेंगे इन तैयारियों पर, इन तस्वीरों पर? देखिए रचना, ये जो इजराइल ने अभी हमला किया है ईरान के ऊपर, इसकी स्ट्रेटजी जो ग्रैंड स्ट्रेटजी है, ग्रैंड स्ट्रेटजी निकलती है कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार या न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना, और वो यूएसए का मुद्दा है। तो इसमें कोई शक नहीं, जो ग्रैंड स्ट्रेटजी है कि यूएस और इजराइल साथ मिले रहेंगे, जितना भी यूएसए स्टेटमेंट आ जाए कि वो इसके अंदर हिस्सा नहीं ले रहे। दूसरा पॉइंट है कि जो ये उन्होंने अभी प्रीएम्प्शन और डेटरेंस को काबू रखते हुए ये अटैक किया, प्रीएम्प्शन किया और डेटरेंस ये किया कि इजराइल के ईरान की ताकत को मारा जाए। अच्छा, ये करते हुए मैं समझता हूं कि इजराइल इस समय उनका जो फेज 1, मैं इस ऑपरेशन को कहूंगा, जो अभी रात को देखा है, दिन के समय हो रहा है, वो मिसाइल्स और अपनी जो है एयर अटैक्स को पूरा इस्तेमाल करेंगे। लगभग बताया जाता है कि 200 जेट्स इस्तेमाल किए गए इसके अंदर, ताकि पूरी तरह तबाही की जाए। और काफी तक उनको इसमें सक्सेस मिला है, जैसे कि नतान्ज है, फरदान है, तेहरान के एरिया में, और अभी एयरपोर्ट का भी आपने तबरीज का बताया है। तो उनके कम्युनिकेशन सेंटर्स, कमांड सेंटर्स को सारी तबाही करेंगे। और दूसरा उनका ये है टैक्टिक्स के स्ट्रेटजी कि जो उनके लीडर है उनको मारा जाए, ताकि एक जो कमांड कंट्रोल सिस्टम, एक तो होता है फिजिकल और दूसरा होता है ह्यूमन बेस्ड, उसको अगर करेंगे तो काफी
हद तक ईरान को मुश्किलात पड़ेगी। और वैसे ही हुआ है, जबकि उनके 3 मेजर जनरल रैंक के अफसर, उनके IRGC कमांडर, उनके चीफ ऑफ स्टाफ और एक डिप्टी कमांडर मारे गए हैं और 2 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए हैं। तो इसराइल का बिल्कुल जो एम है, बिल्कुल उन्होंने अपने संभाला हुआ है और उसको सामना कर रहे हैं। अभी देखें कि इस दूसरा फेज मैं समझता हूँ एक लॉन्ग कैंपेन का, कि ये लंबी लड़ाई हो सकती है। और कैसे होगी? जब ईरान रिटेलिएट करेगा। इसराइल तो चाहेगा कि शॉर्ट वॉर ही रहे, बट ईरान ने अभी कैसे इसको रिटेलिएट करना है, वो कुछ संभल के करेगा। देखिए, ईरान की भी ताकत मिसाइल्स, रॉकेट्स और ड्रोन्स में काफी हद तक उसके पास ताकत है। आपको याद दिलाऊंगा कि उनकी शहजाद 136 ड्रोन उन्होंने रूस को दी थी यूक्रेन रूस की लड़ाई में, और काफी वो सक्सेसफुल रही है। तो उनकी ताकत इन 3 फील्ड्स में काफी है। और ये मैं बताना चाहता हूं कि ईरान एक प्रॉक्सी वॉर को फिर से जारी रखेगा और वो एक लूप बनाएगा लेबनान से हिजबुल्लाह, इराक सीरिया के बीच में से जो उनके मिलिशिया हैं, और तीसरा हुती। तो एक आर्क बन जाएगा। और जो रेड सी है उसके ऊपर हुती काफी हद तक असर डालेगा, ताकि इजराइल की शिपिंग और ट्रेड वगैरह के ऊपर भी असर पड़े। तो अगर ये हालात होती है तो लड़ाई बढ़ेगी, रीजनल वॉर भी बन सकती है। और अगर ईरान ने ऐसे एक्शन कर रहे हैं, अमेरिका के बहुत एसेट्स हैं यहाँ पे, मिलिट्री एसेट्स हैं, उनके ऊपर कोई नुकसान आता है, हाँ। तो ऑटोमेटिकली अमेरिका भी एक हॉट वॉर के यानी आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि ये युद्ध अभी और ज्यादा बढ़ेगा, भीषण होगा, और थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा अभी तो नजर आ रहा है, जो प्रॉक्सी वॉर अगर ये आगे और ज्यादा बढ़ता है। तो इस बीच एक बड़ा अपडेट, इजराइल डिफेंस फोर्स का बड़ा दावा भी सामने आ रहा है। बड़ा दावा है, हमले में 20 ईरानी कमांडर मारे जाने का ये दावा है। ईरान के एयर कमांड अधिकारी मारे गए हैं। कमांड सेंटर में इकट्ठा हुए थे ये सभी ईरानी अफसर, जहां पर ये बड़ी तबाही और बड़ा भीषण हमला हुआ। ईरान के एयर कमांड अधिकारी इसमें मारे गए हैं। कमांड सेंटर में ये सभी अधिकारी ईरानी अफसर जो कि मौजूद थे, और इसमें बड़ी संख्या में ईरान का नुकसान भी हुआ है, जानें भी गई हैं, और अलग अलग जगह जो तबाही के निशान हैं वो तो अब सामने आ ही रहे हैं। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें हर हमले की आपको दिखा रहा है, आप तक पहुंचा रहा है। आलोक सर, अगर ये युद्ध और ज्यादा भीषण होता है तो क्या इसे थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा माने? और साथ ही साथ एक बात और मैं पूछना चाहूंगी, इजराइल लगातार ईरान को धमका रहा था, अमेरिका भी ईरान को समझा रहा था, ईरान अगर नहीं माना, खामेनेई अपनी बात पर अड़ गए, क्या ये पूरा जो इशू है ये परमाणु हथियारों का था? देखिए रचना जी, आपको याद होगा पिछले अक्टूबर में ईरान ने जब किया तो लगा था कि बहुत कुछ इजराइल तुरंत जवाब देगा। तो ये ऐसा नहीं होता है कि तुरंत, जैसा अभी हमारे विशेषज्ञ जो हमारे साथ आए हैं गेस्ट, उन्होंने भी ये बात कही कि देखिए बहुत सोच समझ करके दोनों तरफ से हमला होता है। इस बार ये सही है कि परमाणु हथियार वो न बनाए, जिसके लिए खुद नेतन्याहू ने भी खुद अनाउंस किया है। तो उनको ये हमेशा होता है कि यदि इतना ताकतवर हो गया तो हमारे लिए मुसीबत होगी और हमारा देश संकट में पड़ेगा। तो परमाणु की लड़ाई है। लेकिन मैं इससे दूसरी बात कहना चाहता हूँ, जो अमेरिका की बात अभी जनरल साहब ने कही है। देखिए अमेरिका, आप यूक्रेन और रूस का मामला देखिए जिस तरह का चला है, आप जिस तरह जहां जहां संघर्ष की ऐसी स्थिति थी, भारत पाकिस्तान में उन्होंने कहा पाकिस्तान भी हमारा साझेदार है। वो ईरान इराक की जब लड़ाई होती थी तब आप देखिए इराक के साथ उनका क्या था। ऐसी स्थिति में अमेरिका पीछे रह करके, इसीलिए मैं उसको विश्व युद्ध की तरफ नहीं जाता मानता, वो ये चाहता है कि इस एरिया में यूरोप भी संकट में रहे, एशिया भी संकट में रहे और मिडिल ईस्ट भी संकट में रहे, वो सब लड़ते रहे। अमेरिका तो बैठ करके, मैंने अपने सारे मामलों में हर बार अपने यहाँ कहा है अपने चैनल पर भी कि देखिए उसमें कोई वो अपने हित देखता है। आप अमेरिका खुद कहाँ कोई लड़ाई करता है, वो कहता है देखिए आज भी उसने क्या अनाउंस किया कि हमारा कोई नहीं, हमें तो जानकारी भी नहीं थी। कैन यू इमेजिन, CIA और सारा इतना बड़े ऑपरेशंस में अमेरिका के साथ क्या संबंध है। जूस की सबसे बड़ी लॉबी अमेरिका में रही है, उसमें अमेरिका ये कहे कि हमें तो पता नहीं था, उसी तरह जैसे हमें तो पता ही नहीं था कि परमाणु बनाया जा रहा है। मैं तो आज भी कहता हूं उनको मालूम था, उन्होंने कहा इंडिया भी बनाएगा, पाकिस्तान भी बनाएगा। वो चाहते हैं कि ये सब लड़ करके आपस में मरते रहें, लड़ते रहें। इसी के लिए भारत हमेशा दोनों के साथ हमारे संबंध में इस निचोड़ पर, चूंकि हमारे दर्शक तो भारत की बात सोचते हैं, हमारे संबंध ईरान से भी है, हमारे संबंध इजराइल से भी है। हाँ, हम खुद ये चाहते हैं कि परमाणु हथियारों की लड़ाई उस तरह से ना हो
और ना परमाणु हथियार की नौबत ना है। भारत ने भी हमेशा कहा है कि हम कभी परमाणु हथियार का उपयोग नहीं करेंगे। आज भी इजराइल ने ठिकानों पर हमला किया, उनके कमांडर्स मार दिए, उनका जो परमाणु का जो वैज्ञानिक है उनको मार दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि उसका जो पूरा नर्व्स है उसको खत्म कर रहे हैं, लेकिन परमाणु वो उसका नुकसान न हो जाए, जहां पे उन्होंने यूरेनियम को वो तैयार कर रहे हैं उसके ऊपर हमला अभी भी नहीं किया है। और उसको परमाणु ऊर्जा एजेंसियों ने भी स्पष्ट कर दिया है कि नहीं, ऐसा कुछ खतरा नहीं है। वरना जैसे पाकिस्तान में कहा गया था हमने ऐसा कर दिया होता तो निश्चित रूप से उसका तो पूरे मैंने पाकिस्तान के दुनिया में तहलका मच जाता। वहां भी अमेरिकन फोर्सेस थे, यहाँ भी अमेरिकन फोर्सेस अमेरिका इजराइल में भी है। तो मुझे लगता है कि ये सही है कि, लेकिन हाँ, एक दूसरे के अस्तित्व रक्षा की लड़ाई जरूर है। ईरान को जितना तबाह किया गया, एक समय अमेरिका के संबंध शाह के समय में कितने अच्छे थे, उसी के बाद अमेरिका ने उनको पहले यूज किया, उसके बाद वो जब हो गए तो अब ईरान लड़ता रहा, इराक से लड़े, कभी इजराइल से लड़े। तो मेरा ये मानना है कि इसके पीछे बाहर की शक्तियां, चीन और रूस का भी अपना रोल होता है। ईरान को कितना सहायता देने की कितनी जरूरत होती, ऐसा युद्ध की स्थितियां आती हैं। तो मुझे लग रहा है कि भारत की भूमिका तो यही हमेशा रही है, आज भी रहेगी। हाँ। कि भाई इतना युद्ध न हो। चुकी देखिए तेल का भाव ईरान पर और इस लड़ाई में तेल का भाव फिर से जाएगा। हमारे संबंध, हम तेल ईरान से हमारे संबंध है, रूस से संबंध है। अमेरिका ही चाहता है आप ईरान पर भी प्रतिबंध लगा दें। भाई अमेरिका को करना है तो वो पहले ईरान से निपट ले, बार बार बात भी करता है। अभी तो उसने कहा कि हम बात करना चाहते हैं ईरान के साथ, और बैठक होना तय हुआ है। बैठक होगी कि नहीं होगी क्या तय होगा अलग बात है। तो अमेरिका ईरान से भी बात को संवाद बनाए रखता है, और दूसरा चाहता है कि इजराइल से लड़े। मैं अमेरिका के खिलाफ इसलिए नहीं कि अमेरिका से व्यापारी मित्रता है, लेकिन आप हमको यूज न करिए, किसी को यूज न करिए। इस लड़ाई में मासूम लोग भी मरते हैं, आज भी कुछ बच्चे मारे गए, लेकिन ये सही है कि बहुत बड़ा हमला हुआ है। हाँ। इतना बड़े हमले का जवाब ईरान जरूर देगा। बड़ा हमला, बड़ी तबाही, और ईरान ने कर ली है तैयारी। और इसीलिए हम कह रहे हैं 500 से 600 ड्रोन से उस ताकत के साथ में ईरान इजराइल पर हमला करने की तैयारी में है, जिसमें कुछ झलकियां तो उसने दिखा दी हैं, यानी कि कुछ ट्रेलर दिखा दिए हैं। लेकिन इजराइल जो कि अपने मजबूत सिस्टम के साथ में है, एयर डिफेंस सिस्टम काम करेगा, जबकि इधर ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट करने का दावा इजराइल ने किया है, वो भी वीडियो जारी करके। इन सब के बीच एक बड़ा अपडेट, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है, परमाणु डील नहीं तो ईरान पर बड़ा हमला होगा। मतलब अभी तक तो इजराइल से चेतावनी मिल रही थी, अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए ट्रंप भी सामने आ गए हैं। इससे पहले भी ट्रंप और अमेरिका की तरफ से ईरान को चेताया गया, समझाया गया। ट्रंप कह रहे हैं ईरान को परमाणु समझौता कर लेना चाहिए, सब कुछ खत्म होने से पहले डील कर ले ईरान। और हमने ये देखा भी है, चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो, ज़ेलेंस्की नहीं माने, यूक्रेन में भारी तबाही है, और उधर हमास के खात्मे के लिए गाजा में तो कब्र ही कब्र दूर दूर तक दिखाई देती है, वहां बर्बाद, तबाही, सब कुछ तस्वीरों में नजर आता है। और अब यहां ईरान को सीधे तौर पर चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कि समझौता कर ले ईरान, वरना भारी तबाही होगी और बड़ा हमला होगा, कोई बचा नहीं सकता ईरान को। भास्वती मुखर्जी जी, जो हालात अभी ईरान के हैं, इजराइल एक बड़ा हमला कर चुका है, ईरान पलटवार की तैयारी कर रहा है, लेकिन अब ट्रंप की तरफ से भी साफ कर दिया गया कि समझौता करो वरना अंजाम भुगतो। मिस्टर ट्रम्प कैसे कह सकते हैं कि उनके हाथ साफ है? ये तो बहुत क्लियर है कि ये जो ऑपरेशन राइजिंग लायन है, इसके फुल सपोर्ट है पीछे से यूनाइटेड स्टेट्स के। और क्यों है? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स को यूएस नहीं चाहते हैं कि ईरान के न्यूक्लियर वेपन आर्सेनल बन जाए, क्योंकि उससे वर्ल्ड पीस पे और सिर्फ इजराइल नहीं पर ईरान के नेबर्स के ऊपर भी डेंजर है। तो इसलिए मैं तो सोचती हूँ कि जो प्रेशर ट्रंप दे रहे हैं ईरान के ऊपर कि आप मान जाओ और डील एक्सेप्ट करो, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप की एक प्रॉब्लम है रचना जी। वो मेरे को लगता है कि यूएस स्कूल्स में इतिहास और ज्योग्राफी सही तरह से नहीं सिखाते हैं। इसीलिए उन्होंने बहुत बार कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में 1000 साल की जंग है, जो करेक्ट नहीं है। 1947 ही पाकिस्तान क्रिएट हुआ। तो जो ईरान है वो एक देश है जो धमकी नहीं लेते हैं। तो जब ऐसे असॉल्ट हुआ है, जिस तरीके से ईरान के लॉस ऑफ फेस हुआ है पूरे वर्ल्ड में, इस वक्त इस टाइम पे अगर यूएस प्रेसिडेंट इतने प्रेशर लगाए तो कौन से इरानियन सरकार या जो इंचार्ज है वो कह सकते हैं कि आप सही कह रहे हो प्रेसिडेंट साहब, हम लोग मान जाएंगे? ये तो टाइम नहीं है।
ये तो टाइम है। पहले जैसे कहते हैं कि सिचुएशन को जनरल साहब कहेंगे कूल डाउन करने के, कूल डाउन करने के बाद में ही बातचीत हो सकते हैं। जब जब हीट ऑफ द मोमेंट है उस टाइम पे आप कह रहे हो कि हम और दबाव डालेंगे, आप हमारे डील एक्सेप्ट करो, तो मैं तो नहीं सोचती हूँ रचना जी की जो ईरान के जो इतिहास है और ईरान के जो ज्योग्राफी है और ईरान की जो रजीम है, वो उनको कोई मूड है प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात सुनने के लिए। हो सकता है बाद में सुन सकते हैं पर अभी नहीं। पहले वो असेस करेंगे अपना सिचुएशन। अब जैसे जनरल साहब ने बताया उनके प्रॉक्सीज है, उनके प्रॉक्सीज की बहुत पिटाई हुई है, वो हिजबुल्लाह के भी पिटाई हुई है, हुतीज के भी, पर हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम है कि अभी भी उनके पास कितना स्ट्रेंथ है न्यूसेंस वैल्यू के लिए और रेड सी के ऊपर और स्ट्रेटेजिक एसेट्स के ऊपर, अमेरिका के स्ट्रेटेजिक एसेट्स के ऊपर वो क्या धमकी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट ये इम्पोर्टेंट है कि गाजा में जो इतने लोग भूखे मर रहे हैं उससे भी पब्लिक ओपिनियन इन्फ्लेम हो रहा है इजराइल के खिलाफ। तो इसलिए इतना सिंपल मामला नहीं है। मैं तो सोचती हूँ कि जनरल साहब ने सही कहा, वर्ल्ड वॉर नहीं रीजनल वॉर हो सकता है। एब्सोल्युटली आई एग्री विद हिम। अच्छा, ईरान के पास ऑप्शन क्या है? अगर ईरान को अमेरिका भी धमका रहा है, इजराइल भी धमका रहा है, तो ईरान के पास अब ऑप्शन क्या है? गाजा को तो इतने करीब से उसने देख लिया ना, वहां तो तबाही ही तबाही चारों तरफ है। अभी ईरान क्या बातचीत की टेबल पर आ सकता है? ईरान के बहुत ऑप्शंस है क्योंकि उनके प्रॉक्सीज है। मोर ओवर गाजा जो है, गाजा अनफॉर्चुनेटली उनके कोई जगह नहीं है भागने के लिए। कहाँ जाएंगे ये लोग? इजिप्ट नहीं लेंगे उनको, कोई अरब देश नहीं लेंगे, उनका जमीन है, वहां से भगा रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे? वो तो जिंदा कब्र वही है। तो आप गाजा और ईरान को नहीं कंपेयर कर सकते। ईरान एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है, ईरान की बहुत स्ट्रेटेजिक एसेट्स भी है और न्यूसेंस वैल्यू भी है, और उनके जो प्रॉक्सीज है, जो जनरल साहब ने कहा, उन प्रॉक्सीज को इजराइल ने काफी पिटाई किया है, पर अभी तक हमें पता नहीं है कि उन प्रॉक्सीज के में अभी भी कितना जान है कि नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अभी जो सिचुएशन है वो वॉलेटाइल है। नेक्स्ट 48 घंटे में पता चलेगा कि किस तरीके से सिचुएशन या तो इन्फ्लेम हो जाए या कूल डाउन हो जाए। अगर कूल डाउन हो जाए तो तब डिस्कस कर सकते हैं कि ईरान के जो न्यूक्लियर वेपन सिस्टम है, वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी वॉचडॉग, एटॉमिक एनर्जी के वॉचडॉग ने जो कहा कि वो लोग वायलेशन में है, क्या वो वापस आएंगे नेगोशिएटिंग टेबल में वियना में, और क्या एक डील बन सकते हैं, वो बाद की बात है। पहले ये जो वॉलेटाइल सिचुएशन है इसको कूल डाउन करना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगी। मैं जानती हूँ कि आपके पास टाइम कम है, और जो सिचुएशन अभी बनी हुई है ना इजराइल और ईरान के बीच में, और यहाँ ये कहा जा रहा है ईरान को कि अभी भी संभल जाओ वरना भीषण युद्ध होगा। इजराइल पहले से भी चेताता रहा, उधर गाजा में भारी तबाही है। इन सब सिचुएशन के बीच में हमने ईरान का पलटवार भी देखा है। ईरान इजराइल पर ये कोशिशें करता रहा है कि इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाए, लेकिन अभी तक ये जो युद्ध की भीषण स्थिति है, क्योंकि इससे पहले भी जो अलग अलग देशों के बीच में युद्ध है, चाहे वो रूस यूक्रेन है या इजराइल गाजा पर जो तबाही अभी बरसा रहा है, इन सब के लिहाज से अगर दो देशों में युद्ध होता है या फिर कुछ और देश इनडायरेक्टली डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं, बाकी देशों पर भी असर होता ही है। तो अगर आने वाले टाइम में इजराइल और ईरान के बीच में ये युद्ध भीषण होता है तो भारत के लिहाज से ये क्या प्रभावित करेगा? हमारे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक अलाई और दोस्त इजराइल है, ये तो बहुत ही क्लियर है। और इजराइल ने हमें बहुत मदद किया, और हमारे जो डिफेंस पार्टनरशिप है हर चीज पे, इजराइल और इंडिया के जो फ्रेंडशिप है वो मतलब कोई और दोस्ती के साथ कंपेयर हो ही नहीं सकता है। पर हाँ, ईरान के साथ हम लोगों ने डील्स किए हैं, कमर्शियल डील्स हैं। हम लोगों ने उनके बहुत बार हम लोगों ने उनको समझाए कि डील मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर सही होगा। और एक तरीके से आप कह सकते हो रचना जी कि हमारे रिलेशनशिप जो ईरान के साथ है एक बैलेंसिंग काइंड ऑफ रिलेशनशिप है विज़ावी पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के साथ ईरान के बहुत प्रॉब्लम्स है।
जैसे कि अफगानिस्तान जो है, जब पाकिस्तान ने सोचा था कि वो अफगानिस्तान को यूज करेंगे हमारे खिलाफ, वो उल्टा हो गया कि तालिबान ने पहलगाम मैसेकर्स को कंडेम किया है। तो उस तरीके से हम लोग भी ईरान को यूज करते हैं पाकिस्तान को बैलेंस करने के लिए, ईरान को यूज करते हैं कभी कभी और देशों को भी बैलेंस करने के लिए। पर अगर एक महायुद्ध हो इजराइल और ईरान के बीच में, तो उसमें तो हम लोगों के टेकिंग साइड्स तो नॉर्मली हम लोग नहीं लेते हैं, पर अगर चॉइस होगा तो हम लोग तो डेफिनेटली इजराइल के साथ ही जाएंगे, क्योंकि हम ऑलवेज इजराइल के साथ ही रहे हैं और इजराइल के साथ ही रहेंगे। और कोई और यानी स्ट्रेटेजी वाइज इजराइल के सपोर्ट में भारत को रहना चाहिए और रहेगा भारत, ऐसा आपका अंदाजा है। इस बीच एक और बड़ा अपडेट है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने किया है बड़ा दावा। ईरान के एरोस्पेस फोर्स चीफ को मारने का यह दावा किया गया है। कमांडर आमिर अली हाजीजादे को मारने का दावा किया गया है। ईरान के 2 और बड़े अधिकारी मारे गए हैं। आईडीएफ एक के बाद एक जानकारी भी दे रहा है, वीडियोस भी जारी कर रहा है और ये बता रहा है कि ईरान को एक कितनी बड़ी चोट दी है आईडीएफ ने, यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने। कमांडर आमिर अली के मारे जाने की खबर है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने बड़ा दावा किया है और ईरान के 2 और बड़े अधिकारी भी इस हमले में मारे गए हैं। यानी अगर ईरान ने पलटवार करते हुए इजराइल पर हमला किया तो वो सभी हमले बीच आसमान में ही रोक दिए गए इजराइल के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए। लेकिन यहाँ ईरान पर भारी तबाही के निशान देखे जा रहे हैं। वो तबाही अलग अलग जगह धमाकों के तौर पर, आग के तौर पर, बड़े विस्फोट के तौर पर, धुएं के तौर पर दिख रही है और इसमें बड़े ऑफिसर्स के मारे जाने की भी खबर है। डॉक्टर इब्राहिम, जो हालात अभी ईरान के हैं, ईरान के पास क्या एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है? किस तरीके से ये हमले एक के बाद एक होते रहे, या फिर ईरान तैयार नहीं था इन हमलों के लिए? देखिएगा, ये जो ईरान के लोग हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ये अगर डायरेक्टली रसिया और चाइना अगर इनका इन्वॉल्वमेंट इस वॉर में नहीं होता है तो ये वॉर मुश्किल से 7 या 8 दिन चलने वाला है। अगर इन्होंने इनको बहुत ज़्यादा ईरान को सपोर्ट किया, इनकी वेपनरी और बाकी का जो भी लॉजिस्टिक वगैरह जो भी सपोर्ट है, तो शायद ये लंबा हो सकता है। इजराइल इतना कैपेबल है, इजराइल को अमेरिका की भी ज़रूरत नहीं है। विद इन 7 डेज ईरान के जितने भी ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं इन्होंने बनाई हैं वो भी ख़त्म कर देगा। आप देखिएगा पहली वाली स्ट्राइक में ही देखिएगा इनके कितने टॉप ब्रॉस को, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को इन्होंने बिल्कुल वो कर दिया, ऊपर भेज दिया। और बाकी की जो साइट्स हैं उनके ऊपर भी बहुत ही सटीक अटैक हुआ है। तो रीजनल वॉर भी छोड़ो, हमारे ख्याल से ये ईरान और इजराइल के बीच में ही ख़त्म हो जाएगा। और अभी ये इजराइल की अभी 2 घंटे बाद एक और, शायद आप लोगों को पता ना हो, 2 घंटे के बाद उन्होंने इजरायली एयरफोर्स ने फिर से ईरान के ऊपर अटैक किया है। और उसमें शायद एक छोटा सा अटैक एक बगदाद के उसमें इनका जो कोई सेंटर होगा उस पर भी अटैक किया है। अगले 7-8 दिन इजराइल रुकने वाले नहीं है, हम लोग नहीं रुकने वाले। पूरी की पूरी एक प्लान ये वाला न्यूक्लियर फैसिलिटी खत्म करो, इनके टॉप ब्रॉस जो है ना साइंटिस्ट, इनको खत्म करो। और इसके बाद एक जो दूसरा जो बी प्लान है वो ये है कि वहाँ की रजीम चेंज करो, क्योंकि 1979 के पहले इजराइल और ईरान की बहुत अच्छी दोस्ती थी। और आप लोगों को, आप हमसे ज़्यादा ही जानते होंगे आप लोग, इजराइल जो है ना ईरान की तरफ से इराक से लड़ा 1979, जो वो इराक ईरान वॉर जो हुआ था ना, उसमें ईरान की और इजराइल की बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो वो जो समय अगर आ गया तो ये वॉर ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही इनकी ये रजीम चेंज होती है खमेनी की और इनके जो मुल्ला लोगों का, जो इन्होंने ऑर्थोडॉक्स कट्टर मुस्लिम का जो इस्लाम का जो कट्टर जो इस्लामी लोग मानते हैं, ना वहाँ की पब्लिक को ढंग से रहने देते हैं, ना वहाँ की बच्चियों को, लड़कियों को, लड़कों को अच्छे से नहीं रहने देते, ना कोई एजुकेशन प्रोग्राम है, ना कोई, बस जस्ट पावर में आए तो इजराइल को ख़त्म करो। ये सारे मुस्लिम लोगों का यही प्लान रहता है, पावर में आओ, पैसा है आपके पास तो इजराइल को ख़त्म करो। लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि किसी के मज़ारों के ऊपर कब्र बनाना कैसा रहता है। तो वो ये अभी इनको भुगतना पड़ेगा आगे भी। और अभी इजराइल की अगर, जैसे आप लोग ये कहें कि जनता जो है ना गवर्नमेंट की तरफ के साथ पूरी तरह से है, ये जो है ना
वंस फॉर ऑल ये होना चाहिए, क्योंकि ईरान ने इजराइल की बहुत तबाही की है बाय द वे अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू। ये एक ऑक्टोपस का हेड है और टेंटिकल्स हैं ये हमास, हिजबुल्लाह, हूती। ये हूती इजराइल की डायरेक्ट हूती से कोई लड़ाई है ही नहीं है। ये इन्होंने इनको पाल के रखा हुआ है, पैसे देते हैं और फिर इसके बाद यानी एक अलग छोटी अलग सी बात। रीजन है जिसकी वजह से युद्ध की स्थिति बनी। इस बीच एक और बड़ा अपडेट, ईरान के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिखी है, इजरायल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। हमले पर ईरान के विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। हमला कर इजरायल ने जंग की घोषणा कर दी है, ये ईरान कह रहा है। और यहाँ संयुक्त राष्ट्र को इंटरवीन करने की मांग भी पत्र लिखकर ईरान ने कहा है कि इजरायल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमला करके इजरायल ने जंग की घोषणा कर दी है, इजरायल के खिलाफ कार्रवाई कराने की मांग की गई है। मेजर जनरल सिंह, ये जो अभी के हालात हैं, ईरान की कोशिश तो कर रहा है कि शायद संयुक्त राष्ट्र इंटरवीन करे या दखल उनका बढ़े तो इजरायल का शायद किसी तरह से कंट्रोल हो या शिकंजा कसे, लेकिन क्या ये हो पाएगा? देखिए, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ रचना के इजराइल और गाजा की लड़ाई, हमास की लड़ाई के अंदर भी इजराइल का क्या रवैया रहा है यूनाइटेड नेशंस के साथ, उसको पहचानते नहीं। तो ये ईरान को ये मूव करने के लिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। वैसे भी यूनाइटेड नेशंस एक बहुत कमजोर ऑर्गेनाइजेशन है, हम टाइम टू टाइम देखे जा रहे हैं। लेटेस्ट हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी देखा है और इजराइल और ये हमास की लड़ाई में भी देखा है ना, उसने यूक्रेन और रूस की लड़ाई में कोई हिस्सेदार बने हैं। तो मैं समझता हूँ उसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक तरह के सिमेंटिक्स हैं जो चल रहे हैं। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2-3 पॉइंट, आपने एक मेरे को सवाल किया था कि जो आयरन डोम उसका है, जो उन्होंने 100 ड्रोन्स अभी चलाई हैं इजराइल के ऊपर, उन्होंने तो अच्छी तरह उसका डिफेंस कर लिया, इजराइल ने इंटरसेप्ट किया है। और आयरन डोम जो है उसका मतलब 90-95% तो काबिलियत ही है उसके अंदर, कारगर वेपन सिस्टम है। पर आपको मैं फिर से हमास का बताऊंगा कि जब उन्होंने शुरू में 7 अक्टूबर को किया था तो 1000 से ज्यादा 1500 तक ड्रोन्स फेंके थे। तो हर एक जो इक्विपमेंट होती है उसकी ना एक फिनाइट कैपेबिलिटी होती है, मतलब इतनी अगर ड्रोन्स आनी है तो इक्विपमेंट की भी एक लिमिटेशन बन जाती है, क्योंकि उसकी काबिलियत जो है एक तरीके के साथ कुछ हद तक की जाती है। तो मैं समझता हूँ इस समय ईरान के ऊपर वो काबिलियत नहीं है कि उसका आयरन डोम या डेविड स्लिंग, मैं समझ गई, यानी आप कह रहे हैं अगर ये हमले होते हैं, ज्यादा संख्या में ड्रोन जाएं या उनकी स्पीड बहुत ज्यादा हो, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि सभी हमलों को नाकाम कर दिया जाए, और ये खतरा बना हुआ है। इन सब के बीच ही इजरायल डिफेंस फोर्स ने ताजा बयान जारी किया है। ईरान ने 100 ड्रोन से हमले किए, ये आईडीएफ ने बताया। हमने ईरान के सभी ड्रोन मार गिराए हैं, ये आईडीएफ के जरिए जानकारी शेयर की गई है। ईरान का एक भी ड्रोन इजरायल तक पहुंचा नहीं। यहाँ तो दावे के साथ कह दिया गया कि 100 ड्रोन से हमला हुआ, लेकिन एक भी ड्रोन इजरायल तक नहीं पहुंचा, क्योंकि सभी ड्रोन को रास्ते में खत्म कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। लेकिन आलोक सर, अभी जो ईरान की अगली तैयारी है वो 500 से ऊपर ड्रोन की है, क्या सभी नष्ट हो जाएंगे या इजरायल को भी तैयार रहना चाहिए? देखिए, इजराइल तो तैयार होगा ही, और लेकिन ये मानना होगा कि ईरान सबसे बड़ा एक उस इलाके का या दुनिया में 2-3-4 देश में गिना जाता है जो ड्रोन बनाने में सबसे आगे है। वो ड्रोन बना करके रूस को, जैसा अभी हमारे जनरल साहब या हमारे अतिथि कह रहे थे, उसी लिए ये भी मानिए कि उसके पास ये क्षमता अभी, ये ठीक है कि उनके एयरबेस को ही गड़बड़ कर दिया है इजराइल ने, कितना ताकत लगा पाएगा, लेकिन अपने जहां तक अधिकाधिक क्षमता वो उपयोग कर सकता है। कब करेगा, कितना करेगा, ये अब उसकी, देखिए उसका एयर के भी चीफ को मार दिया गया, आर्मी के चीफ को मार दिया गया, जितने उनके जो हेड हैं, जो आगे रणनीति बनाते हैं, जो पूरा एक कंट्रोल करते हैं, और जो उन्होंने आगे के लिए जो बना रखा था, यदि उनको खत्म करते तो एकदम रिप्लेसमेंट नहीं होता। हाँ, प्रॉक्सी जो उनके साथ जुला और उनके जो लोग रहे हैं, उनके थ्रू क्या क्या ईरान कर सकता है, वो आज भी उसके बारे में, जैसा अभी मैडम भी बता रही थी, इसलिए उसका कोई शक ही नहीं है कि ईरान को आप कमजोर कितना ही माने, लेकिन वो लड़ता रहेगा। हाँ, ये सॉल्यूशन तो यही है कि वहां पर कोई कट्टरपंथी दुनिया में, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी आर्मी के चीफ और उनको यदि उनको खत्म कर दिया जाए, हटा दिया जाए, और ऐसी स्थिति लाई जाए कि कट्टरपंथी ना हो, तो पाकिस्तान ज्यादा रास्ते पर आ सकता है। लगभग यही स्थिति ईरान की है। जहां जहां ऐसा एक्सट्रीमिज्म होगा, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कोशिश होती है, लेकिन उसको एक अलग डायवर्सन जब मिल जाता है, मासूम लोग मारे जाते हैं, तब दुनिया में सिंपैथी बनती है। इजराइल ने इस बार जो किया है वो सैन्य ठिकानों पर ही ज्यादा किया है, लेकिन इसके पहले गाजा को लेकर के कई बार जब सिंपैथी आती है कि मासूम लोग तड़प रहे हो, मर रहे हो,
ऐसी स्थिति में तब लोगों की सहानुभूति भी इन देशों को मिलती है। और ईरान इस मामले में काफी अभी भी, जैसा अभी कहा गया, अभी तक ठीक है, रूस और चीन खुल करके नहीं आए, लेकिन यदि ज्यादा संकट आने लगेगा तो निश्चित रूप से चीन और रूस भी ईरान के साथ खड़े दिखाई दे सकते हैं। यानी युद्ध और ज्यादा भीषण आने वाले टाइम में हो सकता है अगर ये हालात और ये काउंटर अटैक इसी तरीके से जारी रहे तो। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आलोक सर, डॉक्टर इब्राहिम और मेजर जनरल सिंह, आप सभी का शुक्रिया। भास्वती जी भी हमारे साथ में जुड़ी थी, आपका भी शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हुए